नमस्कार, मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार वेदांता के सीएसआई इनिशिएटिव ई कक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। परिवार में कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, उनका कैसे-कैसे प्रबंधन किया जाता है। उन संसाधनों के अंतर्गत सबसे पहला और प्रमुख संसाधन कौन सा है, वो है आय या मौद्रिक। उस मौद्रिक अवस्था के संसाधन के अंतर्गत हमने अभी तक आय और व्यय के बारे में जाना। व्यय वह भाग है जिसको हम उपभोग करने के लिए खर्च कर देते हैं। अब आय और व्यय के हिसाब किताब में जो बचत या जो पैसा बच जाता है उसको हम बचत कहते हैं। उस बचत को हम कहीं ना कहीं आगे अपनी आय बढ़ाने के लिए विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको विनियोग कहते हैं। क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है उसको जब तक हम आगे इन्वेस्ट या विनियोग नहीं करेंगे तब तक वो हमारा आय का स्रोत बढ़ाएगा नहीं। और अगर वो आय का स्रोत नहीं बढ़ाता तो वो बचत नहीं कहलाती, वो बच्चों क्या कहलाता है, संचय। तो आइए आज हम बचत एवं विनियोग के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत हर परिवार अपनी बचत अपनी आय के अनुसार करता है। आज के युग में आज के दिन उसका कितना व्यय होता है उसके अनुसार वो बचत करता है। किंतु हर परिवार कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करता है। किस लिए करता है? वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बचत करता है, चाहे वो उसके अल्पकालीन टारगेट्स हो या दीर्घकालीन टारगेट्स हो। लेकिन जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ आपके टारगेट्स जरूर होते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हर परिवार अपनी आय का कुछ अंश बचाकर रखता है और उसको किसी और स्रोतों में विनियोग करता है, जैसे उसका लाभांश बढ़ सके, उसके आय के नए आयाम बढ़ सके और नए स्रोत पैदा हो सके। वर्तमान युग के धन के निवेश करने के कई साधन उपलब्ध हैं, जिसमें निवेशक का अपनी इच्छा अनुसार बचत को निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकता है। अब सामान्यतः जो बचत होती है उसको हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। वो वर्ग होते हैं हमारे के टारगेट अनुसार या समय अनुसार कि हमको किस काल के अनुसार कितना टारगेट सेट करना है। पहला है अल्पकालीन, जो छोटे समय का टारगेट होता है। शायद मुझे घूमने जाना है, घूमने जाने के लिए मुझे फॉरेन जाना है, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो उस 1 लाख रुपए को सेव करने के लिए मुझे 6 महीने या साल भर एक लंबा अमाउंट सेव करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। इसको अल्पकालीन टारगेट बोलते हैं। दीर्घकालीन टारगेट वो होते हैं जैसे मेरे को मेरे बच्चों का फ्यूचर सेट करना है, एक मुश्त मकान खरीदना है, ज़मीन जायदाद खरीदना है, या कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसमें मुझे बड़ा अमाउंट एक मुश्त चलेगा, तो उसको दीर्घकालीन बचत के अंतर्गत डालते हैं। फिर आता है जीवन भर। जीवन भर का वो टारगेट होता है जिसमें मैंने जीवन पर्यंत अपने लिए कुछ भविष्य निधि बचा कर रखी है, चाहे मेरे रिटायरमेंट के बाद के लिए, या अगर मैं आय अर्जित करने वाला, धनोपार्जन करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरी आकस्मिक मृत्यु के कारण मेरे परिवार वालों को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, वो आपका आता है जीवन भर के लिए भविष्य निधि को बचत के अंतर्गत रखना। तो ये तो आपके आ गए समय के अनुसार 3 टारगेट्स जिसके लिए हम अपनी बचत करते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और जीवन भर के लिए। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं अल्पकालीन विनियोग को डिटेल में कि वो क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। जो व्यक्ति अपनी बचत को थोड़े समय के लिए करता है और उसको उत्पादक कार्यों में लगाता है, दोस्तों इसको नोट कर लो, बचत उसी को कहते हैं जो उत्पादक कार्यों में लगा दी जाती है, उसी को बचत कहते हैं। और अगर वो अनुत्पादक कार्यों में लगी हुई है तो उसको हम संचय कहते हैं। वो सिर्फ पैसा आपके सामने रखा हुआ है, वो कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगा। 10 रुपये का 10 रुपये 50 साल बाद भी वो 10 रुपये ही रहेगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। में लगाकर धन प्राप्त करना चाहते तथा आवश्यकता पड़ने पर उस धनराशि को वापस कर
प्राप्त कर सकते हैं वह अपने अल्पकालीन विनियोग कहलाता है। इसके अंतर्गत हम कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं? बैंक, डाकघर, किसी छोटी सी पॉलिसीज़ में या म्यूचुअल फंड में। इसके अंतर्गत ये उत्तम साधन है। ये हमें बहुत कम ब्याज देती है, लेकिन इसके अंतर्गत हमको पैसे की तरलता बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे तरलता से तात्पर्य ये है कि जब हम हमारा पैसा बैंक में डालते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े उसी पल उसी क्षण हम पैसा निकाल सकें। तो एक तरफ तो हमारे को लाभांश हो रहा है, माना कि कम हो रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तभी हम पैसा निकाल सकें। इस मतलब है कि ये जो आपकी बचत का तरीका है उसमें तरलता बहुत अत्यधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत फिर आता है दीर्घकालीन विनियोग। ये लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें ब्याज दर अधिक होती है क्योंकि ये लंबे समय के लिए है, फिक्स्ड टाइम है कि आप जल्दी जल्दी नहीं निकालोगे। तो सामान्यतः से बात है जिसके लिए फिक्स टाइम है, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको पता है कि इतने समय तक के लिए तो कम से कम ये पैसा मेरे पास है, तो आपकी ब्याज दर और लाभांश बढ़ जाता है। परंतु इसका लाभ निश्चित अवधि पूरा होने पर ही मिलता है। इसका प्रमुख साधन है जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत योजना, एनएससी, नेशनल सैलरी सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं जो हमारे को एक निश्चित अवधि के बाद हमारे को प्राप्त होते हैं। फिर आपका आता है जीवन भर के लिए। इसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अपनी बचत का विनियोग करता है। इसका लाभ परिवार वालों को मिलता है जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इसमें धन का विनियोजन करके व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाता है। सामान्यतः अपनी वृद्ध अवस्था के लिए या उस समय के लिए जब में एक व्यक्ति धनोपार्जन करने वाला है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये जीवन पर्यंत वाली विनियोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे परिवार वाले सुरक्षित और अपने आप को आत्मरक्षा महसूस करते हैं। फिर आता है बचत एवं विनियोग के साधन। हमने पढ़ लिया कौन कौन से टारगेट के हिसाब से बचत करनी चाहिए या की जाती है। अब हमें ये जानना है कि विनियोग के कौन कौन से साधन होते हैं जिसके अंतर्गत हम हमारी बचत को इन्वेस्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। पहला आता है बैंक। बैंक एक बहुत ही उत्तम साधन है जो बहुत ही सुरक्षित है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं जो आप जिसके अंतर्गत पैसा जमा कर सकते हैं और उन अकाउंटों के हिसाब से, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं, ब्याज दर पा सकते हैं। इन बैंकों के अकाउंट में आपको पासबुक दी जाती है जो आपके लेन देन का ब्यौरा रखती है। आपको चेक बुक दी जाती है जो कि आप किसी भी समय पैसा निकाल कर या पेमेंट कर सकते हो। ये सामान्यतः किसी भी बैंक में जाके वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे बैंक में आपको लॉकर की फैसिलिटी भी दी जाती है जिसके अंतर्गत आप अपने महंगे अलंकार, गहने, आभूषण, ज़मीन जायदाद या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप सुरक्षित और संचित रखना चाहते हो और घर में रखना बहुत मुश्किल है, उनको वहाँ पे आप लॉकर में रख सकते हो। और लॉकर की सुविधा के अंतर्गत बैंक आपसे सालाना किराया वसूलती है। ठीक है, सामान्य तो पैसा जो आप जमा कराते हैं उसमें आपको ब्याज देती है, लेकिन और जो सर्विसेज या फैसिलिटीज़ दे रही है उसका आपको सालाना किराया लेती है और आपको फैसिलिटीज़ अवेल कराती है। तो प्रोफेसर किल्ले के अनुसार बैंक कौन सी संस्था है? आइए देखते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें धन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धन है वह इसमें जमा कर सकते हैं। इसका मतलब मैं बैंक में जब पैसा जमा करती हूँ तो मुझे तो 4% ब्याज मिल ही रहा है, मेरा लाभांश तो मिल रहा है। ये वो कहाँ से दे रही है? जब किसी और को ज़रूरत है तो उसको लोन दे रही है। तो ये लेन देन के तरीके से वो बैंक खुद कुछ कमाती है, अपने पास कुछ रखती है और बाकी आपको दे देती है। तो ये बैंक है जो आपको लाभांश भी दे रही है और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को पैसा उधार भी दे रही है।
इसके अंतर्गत अब आता है बैंक के मुख्य कार्य, धन जमा करना और ऋण देना या लोन देना। लोन के अंतर्गत वो करीबन करीबन 8 से 10% ब्याज लोन धारकों से वसूलते हैं, जो कि उनको समय अनुसार पे करना होता है ईएमआई के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बैंक निम्न सुविधाएं या कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है इसके बारे में जानें। चेक व डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा होती है, जिससे धन का भुगतान सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। हम जैसा कि मैंने कहा, हम अकाउंट खुलवाते हैं तो चेक मिलती है। डिमांड ड्राफ्ट को सामान्य भाषा में डीडी के नाम से जाना जाता है, जिसको फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होती है। ये अगर आपके उस अकाउंट में बैंक में अकाउंट है या नहीं है, फिर भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो किसी पर्टिकुलर इंसान के फेवर में या बैंक के फेवर में। सामान्यतः ये अगर हम कोई टेंडर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके अंतर्गत बनवाया जाता है, या किसी और जगह पेमेंट करना है, सुरक्षित पेमेंट, तो ये डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेजा जाता है। लॉकर की सुविधा होती है, जिसमें आप अपना बहुमूल्य वस्तुएं जैसे गहने, आभूषण, जमीन जायदाद के पेपर या जो भी आपको बहुमूल्य महसूस होती है उसका आप रख सकते हैं। इसका आपसे सालाना किराया लिया जाता है। ये आपसे सर्विसेज की चार्जेस वसूले जाते हैं। ठीक है, यात्री चेक की सुविधा उपलब्ध होती है ताकि यात्रा में नकदी का जोखिम नहीं उठाना पड़े। सामान्यतः सी बात है कि ये आप किसी भी बैंक में जाके ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। अगर मुझे आज राजस्थान से कन्याकुमारी या कश्मीर जाना है और मुझे लग रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए लेके जाना है, लेकिन ये मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो उसके अंतर्गत मैं किसी भी बैंक में जाऊंगी, वो 5 लाख रुपए जमा कराऊंगी और उनको कहूंगी यात्री चेक या ट्रैवलर्स चेक बना दें। वो ट्रैवलर्स चेक बना देंगे। मैं अपने डेस्टिनेशन पे या अपने स्थान पर पहुंचकर उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाऊंगी, वहाँ की ब्रांच में, और वो ट्रैवलर्स चेक या यात्री चेक प्रेजेंट करूंगी और मुझे वो पैसा वहाँ पे एनकैश कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ एक इतना सा पेज ले जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड की सुविधा होती है, जिससे कहीं भी किसी भी पल 24 घंटे शॉपिंग करी जा सकती है। इसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड को उधारी कार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके अकाउंट में कितने पैसे होते हैं उसके अनुसार क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट मीन्स आपको उधार की सीमा दी जाती है। आपके पास पैसे ना होते हुए भी आप शॉपिंग कर सकते हैं या किसी का पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट करने की तारीख के बाद आपको एक निश्चित अवधि के अंतर्गत बैंक को उसका रीपेमेंट करना होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप उस पैसे का मज़ा ले सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट आपकी 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी चार्जेस लगाए जाते हैं और आपको निश्चित अवधि के अंतर्गत बैंक में रीपेमेंट करना होता है। वहीं पे डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके अकाउंट में जमा हुए पैसे को ही खर्च करता है, तो इसके अंतर्गत आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। ये एक तरह से आपके जेब में प्लास्टिक मनी कहलाता है कि आपके जेब में नोट ना होके डेबिट कार्ड है, अकाउंट में पैसे हैं, आप इसको मनचाहे कितना भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड इस उधारी कार्ड, आपने उधार लेके खर्च किया है तो आपको बैंक को रीपे करना होता है। डेबिट कार्ड इस पॉकेट कार्ड, जो आपके जेब में जितना रुपया है उतना ही आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत और देखते हैं कि बैंक में खाते कितने प्रकार के। हमने बैंक का मेन वर्क जान लिया कि धन जमा करना और ऋण देना। हमने ये जान लिया कि वो कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब हम ये जाने कि बैंक में कितने प्रकार के खाते हैं। क्या आपने थोड़ा सा कभी ध्यान दिया है, अगर आपने कभी अकाउंट खुलवाया होगा तो अकाउंट में ऊपर बहुत सारे ऐसे लिखे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अकाउंट के प्रकार होते हैं जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि किस किस के लिए होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और कौन से अकाउंट का क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एस ए सेविंग अकाउंट या
बचत खाता, इसको SA भी कहा जाता है। इसके अंदर सामान्यतः आप कितनी बार भी रुपए जमा करा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर आप बैंक से रुपए निकालना चाहते हैं तो महीने में सिर्फ 4 बार इस बचत खाते के अंतर्गत निकाल सकते हैं। ये आपका बहुत ही सुरक्षित तरीका है विनियोग करने का। इसके अंतर्गत हर बैंक में मिनिमम बैलेंस सेट होता है कि आप जब खाता खुलवाते हैं 1000, 2000, 10,000 इतना बैलेंस तो आपको उस अकाउंट में रखना ही रखना है, अन्यथा आप पे पेनल्टी लग जाएगी। इसी के अंतर्गत एक और ऑप्शन होता है स्टूडेंट अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट भी सेविंग अकाउंट ही होता है, लेकिन ये ज़ीरो बैलेंस पे खुलता है। इसके अंतर्गत मिनिमम बैलेंस जो आपको रखना होता है वो नहीं रखना होता, लेकिन ये सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही होता है जो सेल्फ अर्निंग के अंतर्गत अभी नहीं होते, लेकिन आपके अंदर बचत की भावनाओं को प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह से ज़ीरो बैलेंस खोला जाता है। खाता खुलवाने वाले खाता धारकों को चेकबुक व पासबुक की सुविधा दी जाती है एवं डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। क्रेडिट कार्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको पासबुक में लेन देन का ब्यौरा होता है, वह चेकबुक से आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बैंक आपकी जमा राशि पर ब्याज प्रदान करता है, किंतु ये समय समय पर RBI के द्वारा रिवाइज करी जाती है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही सारी बैंक चैनलाइज और रेगुलराइज होती है। इस समय आपके सेविंग अकाउंट के अंतर्गत 4% ब्याज की दर चल रही है। ये कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। ये निर्भर करती है RBI की रेपो रेट के अंतर्गत, जो कि ये हर 6 महीने में रिवाइज करती है या ज़रूरत पड़ने पे रिवाइज करती है। फिर आपका आता है चालू खाता या करंट अकाउंट, या इसको आप CA के नाम से भी लिखा हुआ देखेंगे। इसको व्यापारी खाता भी कहा जाता है। क्यों व्यापारी खाता कहा जाता है? क्योंकि ये सामान्यतः व्यापार के अंतर्गत काम में आता है। इसके अंतर्गत आप एक दिन में कितनी भी बार पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। अगर मैं बचत खाते का बोलूँ तो आप जमा तो कितनी बार भी करो, लेकिन निकाल सिर्फ महीने में 4 बार सकते हो। वो महीने में था, ये एक दिन में आप कितनी भी बार डाल सकते हो और निकाल सकते हो। इसके अंतर्गत ये आपको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो चालू खाते के अंतर्गत आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसके अंदर कोई भी पैसा रखा है, चाहे आपका 1 करोड़ पैसा रखा हुआ है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि गवर्नमेंट आपको इस अकाउंट खुलवाने के लिए सर्विस चार्जेस लेती है। क्या लेती है? सर्विस चार्जेस। क्यों? क्योंकि आपको इस सुविधा उपलब्ध करा रही है कि आप अपना पैसा घर में ना रख के बैंक में रखें, लेकिन कितनी भी बार निकाल सकते हैं, कितनी बार भी पेमेंट कर सकते हैं। इस खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है दोस्तों, इसको एक बार नोट कर ले। ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है कि मैं व्यापारी खाता है, मुझे कोई डील करनी है, मेरे को डील करनी है 75,000 की। कितने की करनी है? 75,000 की। लेकिन मेरे खाते में सिर्फ इस समय 40,000 रुपये ही है। तो क्या मैंने 35,000 के चक्कर में वो डील नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी? नहीं। जो ये 35,000 रुपये है, ये मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंतर्गत पेमेंट कर देगी। अगर मैंने चेक काट दिया तो पेमेंट कर देगी। तो हालांकि मेरे अकाउंट में वो पैसे नहीं है, और बैंक ये सुविधा कहती है कि 1 हफ्ते या जो भी समय दिया है उसके अंतर्गत ये पैसा मुझे वापस बैंक में डालना होता है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी या व्यापार करने के तरीके पर निर्भर करता है, और ये आप अपने अकाउंट में सामान्यतः कितना रुपया हमेशा रखते हो उसके अनुसार आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा
सिर्फ करंट अकाउंट में या चालू खाते के अंतर्गत ही दी जाती है व्यापारियों को, और इन सब सर्विसेज को देने के उपलक्ष्य में बैंक आपसे सर्विस चार्जेस लेती है, और इसके अंदर जो रुपए जमा होते हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन व्यापार सदृढ़ता से, सफलता से निरंतर चलता रहता है। आइए और देखते हैं अब निश्चित अवधि खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या एफडी के नाम से हम देखते हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार के खातों में एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है। उस अवधि के अंतर्गत आप वो पैसा उपयोग में नहीं ले सकते। ये जो अवधि खाता होता है, इसके अंतर्गत आपको ब्याज दर सामान्यतः सेविंग अकाउंट या बचत खाते से ज़्यादा प्राप्त होती है, और सीनियर सिटीजन या वृद्ध अवस्था में जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको 0.5% ज़्यादा मिलता है, और इसमें अन्य खातों के अंतर्गत ब्याज ज़्यादा है। आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि पर बैंक ऋण दे देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो राशि जमा है इसकी मियाद पूरी होने पर, टाइम टेन्योर पूरा होने पर आपको पैसा ज़रूरत पड़ने पर एनकैश हो जाएगा। तो एफडी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर बैंक आपको लोन प्रदान कर देती है, लेकिन वो लोन भी 75% से ज़्यादा नहीं होता आपकी एफडी अमाउंट से। अगर मेरी एफडी 10,000 है तो मुझे लोन 7,500 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर आपका आता है आवर्ती जमा योजना या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या आरडी अकाउंट। इसके अंतर्गत इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी मितव्ययता कम हो, आप फिजूल खर्ची कम हो, और आप बचत को और प्रोत्साहित कर सके। इस अकाउंट के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने निश्चित अमाउंट एक अकाउंट में जमा करे जाते हैं। उस निश्चित अवधि को पूरा होने के बाद ही आप उस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जब आपका मैच्योरिटी हो जाती है तो आपका मूल जो आपका बेस है वो प्लस इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ मिलके आपको प्राप्त होते हैं, और इसके अंतर्गत ब्याज ज़्यादा होता है और आप निरंतर जमा कराते रहते हैं। एक बार बोर्ड में सवाल किया गया था, आवर्ती जमा योजना बैंक अकाउंट किन के लिए होता है? तो दोस्तों इसका जवाब है आवर्ती जमा योजना अकाउंट सामान्यतः नौकरी पेशे लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनकी हर मंथ एक सेट सैलरी आती है जिसके अंतर्गत वो अपना बजट बनाकर एक मुश्त बचत के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, और हर महीने दर महीने पैसा जमा करके एक मुश्त बड़ी अमाउंट पैसा वो बचा सकते हैं। तो आवर्ती जमा योजना सामान्यतः नौकरी पेशे लोगों के लिए होता है, जो हर महीने आपकी सैलरी आती है और उसके अंतर्गत आप बचत को प्रोत्साहित करते हो। ये दोस्तों बोर्ड में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इकट्ठी रकम ब्याज समेत मिल जाती है, जिससे दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें जमा राशि की सामान्यतः 7.5% ब्याज दर के से प्राप्त होता है। अब है गृह बचत खाता या हाउसवाइफ हाउस सेविंग अकाउंट। ये सामान्यतः गृहिणियों के लिए होता है जो छोटी छोटी बचत करके बड़ी बचत की ओर अग्रसर करते हैं। अगर कोई गृहिणी बहुत बड़ी बचत नहीं कर सकती तो वो हर दिन, हर हफ्ता या महीने के अनुसार 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जितने भी जमा कर सकती है। उसके अंतर्गत अकाउंट खुलाया जाता है। अगर वो बैंक नहीं जाती तो बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, उनके लिए वो घर जाके अकाउंट खोलते हैं, और जैसा कि वो बताते हैं महीना, हफ्ता या 15 दिन के अनुसार उनके पास जाके वो रुपए लेके आते हैं और उनके अकाउंट में जमा करते हैं, जैसे गृहिणियाँ अपनी बचत को और प्रोत्साहित कर सके और छोटी छोटी बचत को बढ़ा सके। इसके अंतर्गत आता है, अब बैंक में हमने विभिन्न प्रकार के खाते पढ़ लिए।
लेकिन हम बैंक में खाता खुलाते कैसे हैं? बैंक में सिंपल तरीका है खाता खुलाने का। आपके पास एक फॉर्म आता है, उसमें विभिन्न प्रकार के खातों के आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, एसए, सीए, एफडी, आरडी, जो भी कराना है उसको टिक कर दीजिए। आपका नाम, पता, आपकी 2 फ़ोटो चिपका दीजिए। आपको अपने पते के लिए और नाम के लिए 2 आइडेंटिटी प्रूफ देने होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, भामाशाह कार्ड हो, जन आधार हो, कुछ भी हो। वो 2 आईडीज़ लगा दीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भर दीजिए और आप बैंक में जमा करा दीजिए। जब आपकी केवाईसी हो जाएगी, नो योर कस्टमर, सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी, आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको पासबुक, चेकबुक दोनों प्रोवाइड करवा दी जाएगी और मिनिमम बैलेंस तो आपको रखना ही रखना होता है। और जो भी खाता खुलाते हैं इसके अंतर्गत आपको सीनियर सिटीजन्स को 0.5% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है नॉर्मल लोगों से, और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको आप ज़ीरो बैलेंस के अंतर्गत भी खुलवा सकते हैं। जैसा कि हमने बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते पढ़े कि बैंक में हमने 5 तरह के खाते पढ़े, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट, निश्चित अवधि अकाउंट और गृहिणी अकाउंट। उसी तरह उसी तर्ज पे हर डाकघर में भी अकाउंट खोले जाते हैं, जैसे कि छोटी बचत को प्रोत्साहन कर सके और जिस जगह बैंक ना पहुंच सके उस जगह भी बचत को प्रोत्साहित किया जाए और डाकघर में करा जाए। हर जगह डाकघर तो अपने पूरे भारत देश में स्थापित है ही है। इसके अंतर्गत उनके अंदर इन अकाउंटों की प्रावधान दिए गए हैं। डाकघर में आप अपने अकेले के नाम से या संयुक्त नाम से, किसी भी नाम से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अल्प बचत के अंतर्गत प्रोत्साहित होकर पैसा बचा सकते हैं और ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। इन अकाउंटों के अंतर्गत भी आपको लाभांश प्राप्त होता है और ये सरकार द्वारा स्थापित है, तो ये सुरक्षित है और सुविधाजनक है। इसके अंतर्गत अशिक्षित व्यक्ति भी अपना अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि जो डाकघर का मास्टर होता है वो आपको हेल्प करता है और ये हर जगह, छोटी डाणी, गांव, शहर, हर जगह उपलब्ध है। जहां बैंक उपलब्ध नहीं है तो भी डाकघर आपके लिए उपलब्ध होता है। इस समय हमने कोरोना काल के अंतर्गत जहां बहुत महामारी चल रही थी, डाकघर ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। घर घर एटीएम की तरह पैसे पहुंचाने के लिए आप फ़ोन कीजिए, आप डाकघर अपना पैसा आपको घर देके जा रहा था। तो दोस्तों, इसका मतलब डाकघर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वैसे भी आपको आपकी खुशियों का संदेशा लाके चिट्ठी लेके आता है। माना कि आज का युग हमारा मोबाइल, टीवी, ईमेल का हो गया है, लेकिन फिर भी जो चिट्ठी पढ़ के मज़ा आता है वो किसी और चीज़ को करने में मज़ा नहीं आता है। आइए इसके अंतर्गत अब पढ़ते हैं डाकघर में कौन कौन से प्रकार के खाते होते हैं। डाकघर बचत खाता, कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत अपना खाता खुलवा सकता है, सिंगल नेम या संयुक्त नेम के अंतर्गत। और बचत खाते में सप्ताह में कभी भी पैसे जमा कर सकता है, लेकिन 2 बार ही निकाल सकता है। खाते में जमा पैसे पर डाकघर बैंक से अधिक ब्याज देता है, क्योंकि कम निकालते हैं। बैंक में आप 4 बार निकाल सकते हो, इसमें सिर्फ 2 बार निकाल सकते हो और बैंक से ज़्यादा ब्याज देता है। फिर आपका आता है डाकघर मासिक आय योजना। ये कुछ बहुत आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत जैसा ही है, लेकिन ये मासिक है। इसमें हर महीने प्रति माह निश्चित धनराशि जमा की जाती है और ब्याज की दर प्रतिवर्ष बदलती रहती है आरबीआई के निर्देशों के द्वारा। ये भी आरबीआई, जो भी आपकी सेविंग्स है, बैंक हो, डाकघर हो, उसके जो ब्याज दर है वो सब आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। फिर आपका आता है डाकघर सावधि जमा योजना। इस योजना के तहत व्यक्ति 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए खाता खोल सकता है। इस खाते में ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अगर खाता जल्दी बंद कराना हो तो ब्याज दर 1 या 2% कम कर दी जाती है और जमा राशि खाताधारकों को मिल जाती है आसानी से। फिर आपका आता है डाकघर आवर्ती जमा योजना। इस खाते को खोलने के लिए एक निश्चित राशि नियमित अंतराल पर जमा करानी पड़ती है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर 7 से 8% तक के ब्याज के साथ पूरा पैसा आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों,
जो आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत है वो बैंक में भी वही है, डाकघर में भी वही है। बस वो बैंक आवर्ती जमा योजना खाता है और ये डाकघर जमा आवर्ती जमा योजना खाता है, लेकिन और सब पॉलिसीज और सब सुविधाएं समान होती है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। यह योजना अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गई है। यह डाकघर की एक महत्वपूर्ण योजना है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार राशि का निवेश करके बचत पत्र खरीदा जाता है। इसमें डाकघर द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 6 वर्ष बाद यह सर्टिफिकेट दिखाकर व्यक्ति डाकघर से ब्याज सहित पैसा प्राप्त कर सकता है, किंतु वो पैसा उसी डाकघर से प्राप्त होगा जिस डाकघर से उसने वो एनएससी सर्टिफिकेट्स इश्यू कराए हैं। बैंक के अंतर्गत आप किसी भी ब्रांच में जाके पैसा ले सकते हो, लेकिन डाकघर में आप किसी भी ब्रांच में नहीं जा सकते। आपको उसी डाकघर में जाना पड़ेगा जहां से वो सर्टिफिकेट्स खरीदे गए हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। इससे व्यक्ति उसी डाकघर से पैसा ले सकता है उस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ से आपने वो चीज़ खरीदी है वहीं से आपको वापस रिएम्बर्स या पैसा मिलेगा। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं किसान विकास पत्र। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित अल्प बचत योजना का पत्र है। इसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। आप पोस्ट मास्टर के पास जाकर एक फॉर्म भरकर जांच के बाद विकास पत्र जारी कर सकते हैं। ये सामान्यतः 100 के मल्टीपल्स में खरीदा जाता है। जो भी पैसा आपको लगाना है 100, 200, 500, 1000, 2000, लेकिन वो 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। उसी के अंतर्गत पैसा जमा किया जाता है। इसमें 8.5 वर्ष बाद पैसा की जमा किया हुआ दुगना हो जाता है। पहले किसी ज़माने में ये 5 साल का होता था, अब ये 8.5 वर्ष में आपका जमा किया हुआ पैसा दुगना हो जाएगा। सपोज मान लो आपने 10,000 जमा कराए तो 8.5 साल बाद वो आपको सामान्यतः 20,000 प्राप्त होंगे ही होंगे। फिर आपका आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा बचत एवं विनियोग का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन प्रचलित है। इसका उद्देश्य आपका कल्याण ही मेरा उत्तरदायित्व है। आज की जिंदगी बहुत ही तनावपूर्ण, कष्टदायी एवं भागदौड़ वाली, कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, परंतु संकट के समय जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन में उजाला लाता है। वह परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दोस्तों ये ईयर आपको याद करने होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो 1 मार्क का सवाल आता है वो इसी तरह से आता है, जो आपको निरंतर याद करने की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप वो 10 मार्क्स 1 सेकंड में ले सकते हैं। जीवन बीमा कंपनी आज हर वक्त में नई योजनाएं ला रही है। ये अनिश्चित भविष्य को सुरक्षित योजनाओं के अंतर्गत आपको सुरक्षा और तरलता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत आता है, यह एक सुनिश्चित योजना है। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर जोखिम कम करता है। जीवन बीमा में आकस्मिक दुर्घटना होने पर बीमा धारक की असमय मृत्यु होने पर उसके द्वारा बीमित धन की राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। बीमा धारकों की मृत्यु हो जाने पर आगामी किश्त चुकाने बिना बोनस के सहित आश्रित परिजनों को पूरा भुगतान कर दिया जाता है। जीवन बीमा से व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि का 75% ऋण भी ले सकता है। ऋण लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। इसके आयकर में भी छूट मिलती है और अल्प बचत को प्रोत्साहित करता है। जीवन बीमा कराते समय कुछ शर्तें हैं, जैसे जो बीमा धारक है वो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, या कहूँ कि WHO द्वारा प्रमाणित हेल्दी हो, स्वस्थ हो, क्योंकि WHO क्या कहता है, अपितु बीमारियों का ना होना ही है स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा बीमा योजनाओं की समय अवधि एवं राशि निश्चित रहती है, जिसके अंतर्गत वो कितना उनको प्रीमियम देना है और कितना उनको मिलेगा। इसमें व्यक्ति 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के में प्रीमियम का भुगतान करता है। ये एक निश्चित अवधि तक करता रहता है। उसके बदले में एक पत्र या
पॉलिसी कहते हैं वो प्राप्त होता है जिस पर योजना की विस्तृत जानकारी एवं बीमा धारक की जानकारी भी होती है। समय अवधि पूर्ण होने पर मूल राशि बोनस सहित वापस मिल जाती है। ये आपके जीवन बीमा कराने वाली पॉलिसी पर निर्भर करता है कि ये आपके मरने के बाद आपके उत्तराधिकारी को मिल रही है या टाइमिंग टेन्योर पूरा होने के बाद आपको मिल रही है या आपके 60 साल होने के बाद आपको मिल रही है। यह आपकी पॉलिसी लेने पर निर्भर करता है। फिर आपका आता है जीवन बीमा के प्रकार। जैसे कि मैं कह रही थी, ये आप पे निर्भर करता है। आजीवन बीमा इस योजना में व्यक्ति जीवन भर प्रीमियम भरता है, वह उसके मरने के बाद वह उसके उत्तराधिकारियों को ही पैसा प्राप्त होता है। बीमा धारक स्वयं इस पैसे का मजा नहीं ले पाता। बंदोबस्ती बीमा यह योजना निश्चित समय अवधि के लिए होती है। ये एक समय तक प्रीमियम पे करता है। वो समय या टेन्योर पूरा होने के बाद, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको पूर्ण पैसा वापस मिल जाता है। किंतु अगर बीच में आपका बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो और किश्तें ना भुगतने पर भी आपके उत्तराधिकारियों को पूरा पैसा बोनस के साथ दे दिया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर आपका आता है जीवन बीमा की योजनाओं के समय के अनुसार फेरबदल होता रहता है। आजकल योजनाएं जैसे जीवन आनंद, पेंशन योजना, जीवन सुरभि, बच्चों एवं प्रौढ़ के लिए पॉलिसी, गृह लक्ष्मी इत्यादि चल रही है। आजकल चिकित्सा बीमा भी बहुत प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति के बीमार पड़ने पर सारा खर्चा बीमा कंपनी उठाती है या मेडिकल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आजकल ये बहुत ही प्रचलित है क्योंकि आज के ज़माने में बीमारियां नई नई और बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हर कोई मेडिकल पॉलिसी या आपकी चिकित्सक बीमा तो अत्यधिक कराता ही कराता है। फिर आपका आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1964 में की गई थी। इसमें लोगों की बचत को उद्योग में निवेश किया जाता है और प्राप्त लाभांश का 90% भाग विनियोगों में बांट दिया जाता है। इस योजना में एक यूनिट 10 रुपये का होता है और एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें पोस्ट ऑफिस, बैंक एजेंट कहीं से भी खरीदा जा सकता है। इसकी आई कार्ड में भी छूट प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत अब आता है भविष्य निधि योजना। यह बचत योजना सरकार व गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए अनिवार्य है। इसमें हर महीने एक निश्चित राशि व्यक्ति के वेतन से कटौती करके भविष्य निधि कोष में जमा की जाती है, जो कि सेवानिवृत्त के समय राशि 8% ब्याज की दर से लगाकर वापस कर दी जाती है। अगर व्यक्ति को बीच में पैसे की ज़रूरत होती है तो वो खाते से पैसे निकलवा सकता है। इसमें जमा पैसों पर आयकर में छूट प्राप्त होती है। इसको प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है और भविष्य निधि के नाम से भी जाना जाता है। विनियोग के साधनों का चुनाव। हमने विभिन्न प्रकार के विनियोग तो पढ़ लिए, अब उनके साधनों के चुनाव के अंतर्गत ध्यान दें कि हमको कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। आजकल विनियोग के बहुत साधन उपलब्ध हैं, परंतु साधन का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। हमेशा सरकारी संस्थानों में ही पैसा लगाना चाहिए जो सुरक्षित रहे। विनियोजन करते समय आय के अनुसार निवेश करना चाहिए जो आसानी से प्रतिमाह दिया जा सके। साथ ही ऐसी योजना में पैसा निवेश करना चाहिए जिसमें ब्याज दर अच्छी और आवश्यकता पड़ने पर धन आसानी से निकाला जा सके। इसका मतलब सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो और तरलता के साथ हो कि जब ज़रूरत पड़े तो मैं उसे निकाल सकूं। तो आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत हमने बचत के बारे में जाना। बचत के अंतर्गत कौन कौन से विनियोग के काल होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और जीवन पर्यंत, जिसके अंतर्गत हमने जाना किन किन उपलक्ष्यों में हम पैसे जमा कर सकते हैं। बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, डाकघर में कितने प्रकार के खाते होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, यूटीआई, भविष्य निधि, ये विभिन्न प्रकार के विनियोग के साधन हैं जिनके अंतर्गत हम विनियोग कर सकते हैं और अपने लाभांश को बढ़ा सकते हैं, अपने आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि विनियोग के साधनों के चुनाव के अंतर्गत हमें कौन कौन सी सावधानियां और देखनी चाहिए, और आशा करती हूँ कि आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा।
और निरंतर मेरे संग फॉलो करते रहे होंगे। तब तक मैं इसके भाग 2 में आपके सामने अभ्यास प्रश्न लेकर आती हूँ। तब तक निरंतर इसको याद करते रहिए और अपने जितने भी कन्फ्यूजन है उनको नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।